दोस्तों, एक 32 साल की खूबसूरत महिला जिसके शरीर पर एक ब्लैक साड़ी थी, लाल ब्लाउज था, उसके शरीर पर बहुत ही कीमती गहने भी थे, उसकी की मांग में सिंदूर भी था। लेकिन जिस टाइम वो घर से बाहर निकली थी, उसके निकलने का टाइम बहुत गलत था। वो महिला देखने में इतनी खूबसूरत थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही बड़े घर की महिला है। उसके कपड़े और उसके पहनावे को देखने के बाद कोई भी शरीफ आदमी उसको यही समझेगा। लेकिन रात को 1 बजे कोई शरीफ महिला ऐसे सुनसान इलाके में क्यों निकलेगी? ये सारे सवाल उस रास्ते पे बनी एक बिल्डिंग के वॉचमैन, जिसका नाम ओम प्रकाश होता है, उस महिला को देखने के बाद ये सारे सवाल ओम प्रकाश के दिमाग में घूमने लगते हैं। जिस रास्ते पे वो महिला जा रही थी, उस रास्ते पे उसको कुछ भी हो सकता था, क्योंकि उस रास्ते पे अक्सर गुंडे मवाली लोग घुमा करते हैं और ऐसी अकेली और खूबसूरत महिला के साथ वो कुछ भी करने को तैयार भी रहते हैं। ओमकार के दिमाग में उस महिला को लेकर दर्द उठा, पीड़ा उठी और उस महिला को समझाने और उसको उस रास्ते पे ना जाने के लिए ओमकार ने उस महिला को आवाज लगाई। ओमकार जैसे ही उस महिला को आवाज लगाता है, उस महिला के कदम और तेज होने गए। वो महिला अपने तेज कदमों से आगे बढ़ने लगी। ओमकार समझने में जरा सा भी गलती नहीं करता है। वो सोचता है कि शायद इस महिला का कोई पीछा कर रहा है, कोई उसको परेशान कर रहा है। शायद इसीलिए ये ऐसे सुनसान इलाके से भागकर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहती है। ओमकार उसकी मदद करना चाहता था। ओमकार अपना गेट छोड़कर उस महिला के पीछे चलने लगता है और बार बार उस महिला को आवाज लगाता है। लेकिन वो महिला ना तो मुड़कर ओमकार की तरफ देख रही थी और ना ही उसकी आवाज सुन रही थी। ओमकार के पास एक वॉचमैन की जो सीटी होती है वो भी थी। ओमकार ने उस सीटी को भी बजाया ताकि उस महिला को एहसास हो सके कि कोई उसको बुला रहा है, कोई उसको आवाज दे रहा था। ओमकार जितना ही उसके करीब जा रहा था, वो महिला अपने आप को उतना ही परेशान और हैरान दिख रही थी। दरअसल जैसे ही ओमकार उसके करीब पहुंचने ही वाला था, उस महिला ने एक अनजान घर के सामने खड़ी होकर न चाहते हुए उस अनजान घर वाले का डोरबेल बजा दिया। वो महिला ने अपने सर पे साड़ी का पल्लू डाल रखा था, उसका चेहरा बराबर दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर ओमकार उसको देखता है। वो महिला उस दरवाजे के पास खड़ी होकर बार बार उसकी डोरबेल बजा रही थी। ठीक 5 मिनट के बाद उस घर से एक नौजवान शख्स निकलता है। अब ओमकार को रहा नहीं आता। ओमकार उस नौजवान शख्स के ऊपर बरस पड़ता है। वो बोलता है, ये क्या तरीका है? आपके घर की महिलाएं रात को 1-1 बजे तक ऐसे अकेले और तनहा घूमती हैं। ये कोई तरीका है? अगर इनको कुछ हो जाए तो जमाने में आप क्या मुंह दिखाएंगे? वो नौजवान शख्स जो घर के अंदर से निकला था, उसकी बोलती बंद थी। वॉचमैन की सारी बातें सुन रहा था। अब वॉचमैन उस शख्स को लताड़ता है और उसको बोलता है कि तुम अब मेरी शक्ल मत देखो, इस महिला को अपने घर के अंदर लो और दरवाजा बंद करो। मैं तुम्हारी रखवाली के लिए पूरी रात यहां पर खड़ा नहीं रहूंगा। वो नौजवान शख्स उस महिला को अपने घर के अंदर ले लेता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। वो वॉचमैन, जिसका नाम ओमकार था, वो अपनी ड्यूटी पे आकर बैठ जाता है। वो नौजवान शख्स उस महिला को अपने घर के अंदर तो ले लिया था, लेकिन ना तो उस महिला को वो शख्स जानता था, न पहचानता था और ना ही उसने इससे पहले कभी उस महिला को देखा था। उस नौजवान शख्स का नाम सुधीर था। उसके समझ में सब कुछ आ गया था कि इस महिला के साथ कुछ तो गलत हुआ है, और अगर गलत नहीं हुआ है तो ये महिला ही गलत है। वो उसको एक गिलास पानी देता है, घर में कुछ खाने को था वो भी देता है और उससे कोई बातचीत नहीं करता। उसको खाना पानी खिलाकर उसको साइड में पड़े एक बेड के ऊपर इशारा करता है कि आप खाना खा लो, पानी पी लो और शांति से इस बेड पर सो जाओ और सुबह आप निकल जाना। उस महिला को खिला पिलाकर उसको बेड की तरफ इशारा करके सुधीर अपने दूसरे कमरे में जाकर सो जाता है। अब वो महिला थकी थी, परेशान थी और इस वजह से उस महिला को तुरंत नींद आ जाती है। सुधीर अपने कमरे में सो जाता है
वो महिला अपने कमरे में सो जाती है। सुबह जब उस महिला की आंख खुलती तो उसके बेड के सामने एक टेबल पर एक गर्म चाय रखी हुई थी और सामने सुधीर खड़ा था। सुधीर उस महिला को वॉशरूम की तरफ इशारा करता है और बोलता है कि आप फ्रेश हो जाएं, उसके बाद आपको नाश्ता करवा देंगे और फिर आप जो मर्जी जहां मर्जी चाहे चली जाना। वो महिला सुधीर को बहुत ही हैरानी से देख रही थी। उसने ऐसा शख्स कभी नहीं देखा था। वो सुधीर से सवाल करती है कि आपने मुझे बिना मेरा नाम सुने, न मुझे जानते हैं न पहचानते हैं, आपने मुझे अपने घर के अंदर ले लिया, मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आए। आखिर क्या मर्द इतना भी शरीफ हो सकता है कि एक खूबसूरत महिला उसके कमरे में है, उसके घर में है, और उस महिला के साथ अनजाने में भी जरा सा भी बदतमीजी नहीं किया। सुधीर से बोलती कि आपने मेरा नाम भी नहीं पूछा कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। सुधीर बोलता है उसकी जरूरत नहीं है, आप जहां से भी आई हो, जो भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो महिला बोलती है कि देखो, अगर मैं सच कहूं तो मैं एक धंधे वाली हूं, मैं एक कॉल गर्ल हूं और मैं हमेशा लोगों के घर पे जाके उनको सर्विस देती हूं। लोग मुझे फोन करते हैं और मुझे बुलाते हैं। आज जिस शख्स के पास मैं गई थी उसने कुछ ज्यादा ही टाइम ले लिया। इसके लिए उसके घर से निकलते टाइम मुझे 1 बज गया और मुझे ना तो कोई ऑटो मिला ना कोई टैक्सी मिली। इसके लिए मैं पैदल चल रही थी। वॉचमैन ने देखा मैं अकेली हूं, औरत हूं, इसलिए वॉचमैन ने मेरी मदद करने की कोशिश की। शायद उसको नहीं पता था कि मैं कौन हूं, कहां रहती हूं, क्या करती हूं। उस बेचारे की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। और वो जिस तरीके से मेरी बचाव करने की कोशिश कर रहा था, उसके अंदर बहुत ही अच्छी इंसानियत है। सुधीर न चाहते हुए भी उस महिला से पूछता है, अच्छा ठीक है, आप कौन हैं, आपका नाम क्या है। वो महिला बोलती है कि मैं एक कॉल गर्ल हूं और वैसे तो मेरे बहुत सारे नाम हैं। मेरे जितने भी कस्टमर हैं वो मुझे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। मुझे अगर कुछ याद है तो सिर्फ मेरा फ़ोन नंबर, और उस फ़ोन नंबर पे मुझे अक्सर लोग कॉल करते हैं और अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए मुझे अपने कमरे या किसी होटल पे बुलाकर मेरे शरीर के साथ खेलते हैं और अपनी काम वासना पूरी करते हैं। मुझे रात के कोई 1000 दे देता है, कोई 500 दे देता है। इसी से मेरा घर चल रहा है। वो सारी बातें सुनने के बाद सुधीर के दिमाग में बहुत सारे सवाल थे। वो उस महिला की तरफ देखता है। उसके दिमाग में न जाने कौन सी पीड़ा जन्म ले रही थी। उस महिला के ऊपर बहुत तरस आ रहा था सुधीर को। वो उसको बोलता है कि काम काम होता है। आपने अपने सच्चे मन से जो मुझे बताया है उसको सुनकर मुझे अच्छा लगा। अगर मैं चाहता तो आपको दरवाजे से भगा भी सकता था, लेकिन मैं महिलाओं की बहुत इज्जत करता हूं और मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं, कहां से आई हैं। आपको एक महिला देखकर हमने अपने घर के अंदर ले लिया। मैं यहाँ पे अकेला रहता हूँ। मेरे माँ बाप गांव में रहते हैं। ये भी मेरा खुद का घर है। मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है और जॉब पूरी करने के बाद मैं शादी कर लूँगा। वो महिला अपना नाम रिया बताती है और सुधीर को बोलती है कि आप मुझे रिया कहकर बुला सकते हैं। सुबह का 10 बज जाता है। अब रिया तैयार हो रही थी। उधर सुधीर अपने जॉब पे जाने के लिए तैयार हो रहा था। जैसे दोनों निकलने ही वाले थे, तभी सुधीर की माँ आ जाती है। सुधीर को दरवाजे पर ही उसकी माँ मिल जाती है और हाथ में लिए एक लड़की की फोटो सुधीर को दिखाते हुए बोलती कि सुधीर देख, तेरे लिए मैं कितनी खूबसूरत दुल्हन ढूंढ के लेके आई हूं और इस लड़की को तेरे को पसंद करना ही पड़ेगा। अगर इस लड़की को तूने मना किया, इनकार किया, नापसंद किया, तो मैं अब दोबारा तेरे घर पे नहीं आऊंगी। मैं गांव में ही ठीक हूं, हम बुढ़ा बुढ़ी जी लेंगे, मगर तेरे से शादी करने के लिए तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। सुधीर अपनी मां को देखकर खुश होता है और हाथ में लिए फोटो को देखकर थोड़ा सा नाराज हो जाता है। उसके बाद मां को अंदर लेके आता है। मां जैसे उस रिया के ऊपर मां की नजर पड़ती है, मां चौंक जाती है और अपने बेटे सुधीर से बोलती है, क्या बेटा, तूने शादी भी कर रखी है और बहू के मांग में भरा हुआ सिंदूर देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद इसीलिए तू जितनी भी लड़कियां मैं तुझे दिखाती हूं तू मना कर देता है। कोई बात नहीं बेटा, तूने शादी की, मुझे अच्छा लगा
और मैं यही चाहती कि तेरे साथ भी कोई लड़की आ जाए जिससे तेरा घर संसार खुशहाल हो जाए। तू अकेला इस शहर में रहता है और यहाँ पे कितने दिन तक ऐसा रहेगा। वो माँ अपने बेटे को समझाते हुए बहू के सर पे हाथ फेरते हुए, यानी उस रिया के सर पे हाथ फेरते हुए किचन की तरफ चली जाती है और किचन से अपने बेटे सुधीर को आवाज लगाती कि बेटा, आज मैं अपने हाथों से खाना बनाऊंगी और अपनी बहू को खिलाऊंगी। उसमें रिया और सुधीर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और बोलते हैं कि अब क्या करें, माँ को तो बताना पड़ेगा कि कौन हो, कहाँ से आई हो। तो रिया बोलती है कि ऐसा मत बताओ, क्योंकि अगर माँ ने मेरे बारे में सुना, मेरे बारे में जाना, तो उसको तकलीफ होगी और तुम्हारे बारे में भी उसकी सोच बदल जाएगी, क्योंकि मैं एक धंधे वाली हूँ और कोई भी माँ नहीं चाहती कि मेरे बेटे के साथ कोई ऐसी कॉल गर्ल रहे, कोई ऐसी धंधे वाली उसके साथ रात बिताए। सुधीर रिया से बोलता है तो फिर क्या करें, कोई आइडिया है तुम्हारे पास? तभी सुधीर के ही दिमाग में आता है कि क्या एक काम करोगी मेरे लिए। और रिया से बोलता है कि जब तक मेरी माँ मेरे साथ रहती है, जितने भी दिन यहाँ रहती है, आप उतने दिन मेरे साथ रहो। आपको जो पैसा बाहर मिलता है वो पैसा मैं आपको दे दूंगा। रिया इस समझौते से मान जाती है और उसके घर में रुकने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों एक ही बेड पे सोते। माँ को लगना चाहिए कि पति पत्नी है, लेकिन उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था। वो दोनों बेड पे लेटते तो थे एक साथ, लेकिन उनके बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं बनता था। सुबह शाम माँ अपनी बहू बेटे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती थी। एक हफ्ता बीत गया, अब माँ का दिल करने लगा गांव जाने का। माँ अपने बेटे सुधीर से बोलती कि बेटा, मैं गांव जाने वाली हूं और अगले हफ्ते तू मेरी बहू को लेकर मेरे घर पे आना। मैं गांव जाकर तैयारी करती हूं और वहां पे धूमधाम से तेरा स्वागत करूंगी। सुधीर को कुछ समझ में नहीं आता कि करूं तो करूं क्या। वो माँ की हाँ में हाँ मिला देता है, बोलता ठीक है माँ, आप जैसा चाहो। माँ अपनी तैयारी करती है, अपना बैग उठाती है, घर गांव के लिए निकल जाती है। सुधीर अपनी जॉब पे निकल जाता है। रिया भी सुधीर को बोलती है कि ठीक है, आप लोगों के जाने के बाद मैं भी चली जाऊंगी। सुधीर भी उसको हाँ में हाँ मिला देता है और बोलता है ठीक है, आपका टाइम पूरा हो गया है, आप भी जा सकती हो। सुधीर काम पे चला जाता है, माँ भी जॉब पे, माँ काम पे मतलब गाँव चली जाती है और रिया जो थी उस घर में अकेली थी। उसके दिमाग में एक हफ्ते का जो हर रात का 500 रुपया मिलता था, उसको उसने एक लिफाफे में रखा और सुधीर के नाम पे एक खत लिखा। खत में उसने लिखा कि सुधीर, तुम इस दुनिया के सबसे बेस्ट आदमी हो। तुम्हारे साथ अगर कोई लड़की शादी करेगी तो सच में उसको जन्नत मिल जाएगा। बहुत सारी तारीफें करने के बाद उसने लास्ट में ये भी लिखा कि जो तुमने हर रात के 500 रुपया हमें दिया है, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पैसा मेरे जिस्म के साथ जो लोग खेलते हैं, मेरे जिस्म को यूज़ करते हैं, वो मुझे पैसा देते थे और आपने तो मुझे छुआ भी नहीं, मुझे गलत तरीके से टच भी नहीं किया। मैं आपसे पैसा नहीं ले सकती, मगर हाँ, इन पैसों में से मैं 100 रुपये लेके जा रही हूँ और बाकी का पैसा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उस लिफाफे में जो पैसा था वो और एक रिया ने जो खत लिखा था वो उस बेड के तकिए के नीचे रख दिया और रिया उस घर की चाबी बगल वाले को दे जाती, मतलब पड़ोसी को देकर उस घर से निकल जाती है। रिया के जाने के बाद ठीक 10 मिनट के बाद सुधीर की माँ जी फिर वापस आ जाती है। उनका कुछ सामान उस घर में छूट गया था। उसको ढूंढते ढूंढते कब रिया की वो चिट्ठी, वो लिफाफा माँ जी के हाथों में आ गया, उनको पता भी नहीं चला। जब माँ जी उस लिफाफे में देखती हैं पैसे हैं और उस लेटर को पढ़ती हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं। उस रिया के बारे में सोच सोचकर उनका दिल जलने लगता है। उनको पीड़ा होती है, तकलीफ होती है कि एक औरत जो पैसों के लिए अपने घर, अपने बच्चों को पालने के लिए इतना गलत काम करती है और उसके साथ लोग कैसा कैसा बर्ताव करते हैं। माँ जी वहीं पर रुक जाती हैं। शाम को जब सुधीर घर पे आता है तो सुधीर अपनी माँ को देखता है और रिया वहां से गायब थी। सुधीर को भी तकलीफ होती है, वो भी अपनी माँ की तरफ देखता है, लेकिन माँ सुधीर के हाथ में वो पैसों का लिफाफा और रिया का वो लेटर रख कर बोलती है कि बेटा ये ले, तेरे किराए की बीबी ने तेरे तकिए के नीचे रख कर वो निकल गई है।
सुधीर देखता है कि मेरी माँ को सब कुछ पता चल चुका है, अब उससे छुपाने की कोई जरूरत नहीं, अब सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। सुधीर अपनी माँ को सारी हकीकत बता देता है कि माँ, वो औरत, वो महिला अपने घर में कैसे आई, क्या करती है, क्यों करती है। वो सारी बातें बताकर अपनी माँ को समझाता है और ये माँ बेटे दोनों उस रिया के लिए तड़फ उठते हैं। सुधीर की माँ बोलती है कि बेटा, मुझे कुछ करना है, अगर तू मेरा साथ देगा तो उस काम को मैं जरूर कर पाऊंगी। सुधीर बोलता है क्या क्या काम है माँ? सुधीर की माँ बोलती है कि बेटा, मैं तेरी आंखों में रिया के लिए प्यार देख रही हूं, उसके लिए तड़प देख रही हूं, और तू भी रिया को चाहता है, और मैं ये भी कह सकती हूं कि रिया भी तुझे बहुत पसंद करती है। सुधीर अपनी माँ के सामने नम आंखों से बोलता है कि माँ, मैं पसंद तो करता हूं, लेकिन क्या आप और बाबूजी उस महिला को पसंद कर पाएंगे? क्या उस महिला को बहू के रूप में अपना पाएंगे? माँ अपने बेटे सुधीर के सर पे हाथ रखते हुए उसको दुलार करती है, प्यार करती है और बोलती कि बेटा, यही तो सुनना था तुझसे। वो महिला इतनी परेशान है, इतनी बेबस है, मैं उससे मिलना चाहूंगी, उससे बात करना चाहूंगी, और हो सके तो मैं उसको अपनी बहू बनाऊंगी। इतना बोलकर माँ बेटे खाना पानी खाते हैं, रात को सुकून से सो जाते हैं। सुबह सुधीर अपनी जॉब पे चला जाता है और माँ रिया के घर पे पहुंच जाती है। सुबह का 11 बज रहा था। रिया जब सुधीर की माँ को देखती है तो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, और सुधीर की माँ से बोलती है कि माँ, आप मेरे घर पे और इतनी टाइम, क्या काम है, कैसे आई मेरे घर पे? अगर आप आई हो तो बैठो, मगर मुझे थोड़ी जल्दी है, आप चाय पानी पी लो और मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है। सुधीर की माँ रिया से पूछती है कि बेटा, कहाँ जा रही हो? तो रिया बोलती है कि माँ, आपको तो सब कुछ पता चल चुका है, क्योंकि अगर पता नहीं चलता तो आप मेरे घर पे नहीं आती। हमने उन 7 दिनों में आपको भी बहुत अच्छे से पहचान लिया है, और आपके बेटे सुधीर को भी। क्या कहना चाहती हैं, क्या नहीं कहना चाहती हैं, आप मुझे गाली दें, जो भी बुरा भला कहें, वो मैं सब सुनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो तो मेरा रोज का काम है। सुधीर की माँ उस रिया को अपने गले से लगाती है और बोलती कि नहीं बेटा, मैं तुझे ना तो गाली देने आई हूं, ना कुछ बुरा भला बोलने आई हूं, तुझे समझाने आई हूं, तुझसे मिलने का दिल कर रहा था, इसके लिए आई हूं। रिया सुधीर की माँ से बोलती है कि माँ, मुझे जल्दी जाना है, आज मेरा दिन में बुकिंग है, मेरा कस्टमर मेरा वेट कर रहा है। जैसे वो ये बात सुधीर की माँ से रिया बोलती है तो सुधीर की माँ बोलती है कि बेटा, तू बुक है, तेरा कस्टमर तेरा इंतजार कर रहा है, सब कुछ सही है, मगर मैं भी तुझे बुक करने वाली हूं, जिंदगी भर के लिए, वो भी अपने बेटे के लिए। क्या तू मेरे बेटे सुधीर से शादी करना पसंद करेगी? जब ये बात एक माँ एक धंधे वाली से बोल रही थी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। रिया सोचने लगती है कि क्या इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जो इतनी गंदी और इतने गंदे काम को करने वाली महिला के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर सकते हैं, और इतने अच्छे खूबसूरत नौजवान पढ़े लिखे लड़के के लिए। वह रिया की सोच अलग दिशा में जा रही थी और सुधीर की माँ कुछ अलग ही सोच रही थी। तो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं, दोनों की आंखों में आंसू थे, उन दोनों के आंखों ने एक दूसरे का दर्द पढ़ लिया था। सुधीर की माँ रिया को अपने घर लेके आती है, और सुधीर, रिया और उसकी माँ तीनों गांव जाते हैं, और गांव जाने के बाद रिया और सुधीर की धूमधाम से शादी कराई जाती है। और उस गांव में किसी को नहीं पता था कि रिया कौन है, कहां से आई है, इसका काम क्या था। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक मजबूर महिला की, जो अपनी मजबूरी में ऐसे गंदे काम करती थी, और उसको एक सच्चा और अच्छा घर मिल गया, सच्चा जीवन साथी मिल गया। अब रिया और सुधीर दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलता हूँ ऐसी एक खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।